आज हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 8.1 एक ही एक्सरसाइज है वैसे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि ये सारी पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे है, बस आपको कुछ पैरामीटर्स है जो ढूंढ के निकाल लेने हैं। सबसे पहला पैरामीटर आप क्या ढूंढोगे इसमें कि आपका रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, इसमें आपको एक्स क्या लेना है, उसके बाद एन क्या होगा, पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, ऐसे आपको डिसाइड करना है। एक्स क्या है, एन क्या है, पी क्या है और क्यू क्या है, ये पता होने के बाद में आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अब मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके अंदर 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम 52 कार्ड्स। मेरे पास 52 कार्ड्स रखे हुए हैं, मैं एक बार एक कार्ड निकालती हूँ, वो एक एक्सपेरिमेंट है। दूसरी मरतबा कार्ड निकालती हूँ विथ रिप्लेसमेंट, मतलब जो कार्ड मैं निकाल रही हूँ वो वापस से रख भी देती हूँ विथ रिप्लेसमेंट। तो ये हो गया मेरा दूसरा कार्ड रखना। इसी तरह तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, ये सब हो गया। ओके, तो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। मैं अपना 5 कार्ड्स निकालती हूँ सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट और फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो 5 कार्ड मैं एक के बाद एक जो निकालती हूँ, ये है मेरा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ टाइम आई एम रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ये है मेरा 5, n इक्वल टू 5 हो जाएगा इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। क्या चांस है कि मैंने 5 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट जो किया, 5 के 5 टाइम्स मेरे पास जो कार्ड आएंगे वो स्पेड के ही होंगे, ऐसा क्या चांस है। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग देख लेंगे। वो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो हमको डिफाइन करना होता है वो होता है कि आप बताओ कि आपका रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है। तो लेट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग स्पेड, आप कितनी बार स्पेड निकाल रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस में जो प्रोबेबिलिटी मुझे पूछी गई है दैट इज ऑल अबाउट स्पेड। तो मैंने अपना रैंडम वेरिएबल एक्स का काउंट स्पेड पे ही रखा है। लेट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग स्पेड। ओके, तो मुझे 1 टाइम स्पेड आएगा, 2 टाइम आएगा, 3 टाइम आएगा, 4 टाइम आएगा, ऐसा कितना भी बार आ सकता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड क्या होगा मेरा, P हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड इज, देखो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं, तो 13/52 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। और इसको, ये सक्सेस है, दिस इज सक्सेस, तो इसको मैं P से डिनोट करूंगी। ठीक है, once I know P, you can easily find Q, P plus P मिला के कितना होता है, 1 होता है। Therefore Q is equal to 1 minus P, Q is equal to 1 minus 1/4 and that is equal to 3/4। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको लाइन से ये सब वैल्यूज निकालते जाने हैं। पहले x क्या है वो डिफाइन करना है, फिर आपको n देखना है क्या है, तो एक्सपेरिमेंट मेरा 5 टाइम्स हो रहा है, वो मैं अब लिख दूंगी। p और q की वैल्यू मैंने निकाल दी है। नंबर ऑफ टाइम्स दिस एक्सपेरिमेंट वी आर रिपीटिंग इज 5, तो n इक्वल टू 5। देयरफॉर रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, p। ये हमारा इन जनरल फॉर्मूला होता है। फॉर दिस क्वेश्चन n is 5 and p is 1/4। x follows binomial distribution with 5, 1/4। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या लिखूंगी, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू NCX P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। ये स्मॉल x क्या है, यही आपका जो क्वेश्चन में है
कितनी बार आपको स्पेड आने वाला है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नन है, तो ये x अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हो जाएगा। एंड ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स यू आर, हाउ मेनी टाइम्स यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जानी है। बहुत ही सिंपल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इसमें मैं अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ये यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या निकालना है, ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 निकाल रही हूँ। NC(x), n कितना है मेरा 5, 5C5, P कितना आ रहा है मेरे क्वेश्चन में 1/4, 1/4 रेज़ टू x, तो 5, और Q क्या है मेरे पास, Q है 3/4, 3/4, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इंडेक्स n-x, तो ये n है और ये x है, 5 - 5 ये आ गया 0। अब देखिए 5C5 की वैल्यू 1 होती है, 1/4 रेज़ टू 5, 1 रेज़ टू 5 तो 1 ही मिलेगा, ये हो गया 4 रेज़ टू 5, और इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। तो अब ये आ गया 1 × 1/4 रेज़ टू 5 कितना हो गया 1024 × 1, तो फाइनल आंसर आपका इसका आपको मिल जाएगा 1/1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, ये फर्स्ट बीट था, ये सेकेंड बीट है, तो हम क्या लेंगे इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 कार्ड मेरे स्पेड के आ रहे हैं। सेम फॉर्मूला NC(x), P⁻x, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार आपको पेपर में लिखना जरूरी है। 5C3, P की वैल्यू है मेरी 1/4 रेज़ टू 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4 रेज़ टू 2, ये 2 कैसे आ गया 5 - 3 2। अब 5C3 हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल NCR का फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला जो हमने 11th में किया था, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा मेरा 1/, देखो 1 का क्यूब निकाला तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 4 मेरा 3 टाइम्स है, और यहाँ पे 4 मुझे 2 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे 4 रेज़ टू 5 लिख सकती हूँ, और ये 3 का स्क्वायर इधर 9 अलग से लिख रही हूँ। देखो फिर से एक बार बता दे रही हूँ, 5C3 मैं NCR का फॉर्मूला लगा रही हूँ, NCR का फॉर्मूला अगर आपको 11th में नहीं याद किया था तो अब याद कर लीजिए, क्या है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल, इस तरह से। यहाँ पे 1 का क्यूब निकाला है 1 हो गया, 4 के ऊपर 3 है, और यहाँ पे 4 का पावर 2 है, दोनों को कंबाइन करके मैंने 4 का पावर 5 लिखा है, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, 5 फैक्टोरियल को आप 3 तक के लेके जाते हैं, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को हमने और स्प्लिट कर दिया, 2 को 1 तक ले लो, 2 × 1, ठीक है। ये 9/4 रेज़ टू 5 को मैं ऐसे ही रखती हूँ, 4 रेज़ टू 5 का आंसर मैं जानती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है 1024, वो मैं फाइनली बाद में लिख दूँगी। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2s are 4, 5 2s are 10, 10 × 9/4 रेज़ टू 5, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 90/1024, ये सेकेंड क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया। When you have to count only 3 spade, अब थर्ड वन है none is a spade, कोई भी आपने एक कार्ड निकाला, 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने में आपको एक भी बार स्पेड कार्ड नहीं मिला, एक भी बार स्पेड नहीं मिला, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सेम फॉर्मूला आप रिपीट करेंगे, यहाँ पे NCX, P क्या है मेरा 1/4 रेज़ टू x, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4 रेज़ टू 5, ये दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, ओके। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 5C0 1 होता है, 1/4 के ऊपर इंडेक्स 0 है तो वो भी 1 होगा, आपको पता है,
और ये 3:5, 3:5 का आंसर कितना होता है 243। 4:5 हम लोग वहीं से काउंट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1024। तो ये आपका फाइनल आंसर है when you are getting no spade card while performing the experiment 5 times। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05। एक बल्ब है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसकी 150 डेज के बाद खराब होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है। मतलब 150 डेज तक तो वो चलेगा, उसके बाद वो फ्यूज हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.05 है। हमको क्या निकालना है कि मैंने ऐसे ये एक्सपेरिमेंट मतलब बल्ब सिलेक्ट करने का एक्सपेरिमेंट या बल्ब खरीद के लाने का एक्सपेरिमेंट और वो कितने दिन के बाद फ्यूज होता है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने 5 बार किया है, 5 बल्ब लिए हुए। तो मेरा बल्ब क्या चांस है कि एक भी बल्ब मेरा फ्यूज नहीं होगा। उसके बाद मुझे बताना है नॉट मोर देन 1 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, मोर देन 1 बल्ब है और उसके बाद में एटलीस्ट 1 विल फ्यूज है, कम से कम एक तो फ्यूज हो ही जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले वही हमारा मैटर, हम लिखेंगे रैंडम वेरिएबल x क्या है, लेट x नंबर ऑफ बल्ब्स फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, 150 डेज यूज करने के बाद मेरे कितने बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। अब उसके बाद में मुझे फ्यूज हो जाते हैं इस बात के लिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बल्ब फ्यूज, गेटिंग अ बल्ब फ्यूज इज इक्वल टू, ये P माना जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अब अगर मुझे P पता है तो मैं Q निकाल सकती हूँ। Q इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस P, 1 माइनस 0.05 मुझे देगा 0.95, दिस इज Q। ओके, P Q निकालने के बाद X निकालने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर जो मेरा होता है वो होता है N। N कितना है, N इधर 5 है, 5 टाइम्स 5 बल्ब के साथ में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में हमारा लिखने का पैटर्न x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n कॉमा p, therefore x here in this question n is 5 and even p is 0.05. okay, the probability mass function of x is given by, the probability mass function of x is given by, ये मैं फॉर्मूला एक बार क्वेश्चन में जरूर लिखूंगी, NCx p⁻x q⁻n माइनस x, NCx, n क्या हो जाएगा मेरा 5। और मैं ओके, अगर ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है वेयर स्मॉल x इज फ्रॉम 0 1 2 3 5 तक आएगा, मैं यहाँ पे ये 5 नहीं लिखती हूँ। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर निकाल रही हूँ नन, मतलब मेरा एक भी बल्ब 150 डेज यूज करने के बाद खराब नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, प्रोबेबिलिटी दैट नो बल्ब फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज, ये मैं निकाल रही हूँ। इसका मतलब मैं क्या निकाल रही हूँ, आप चाहिए से बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0। अगर मेरे स्मॉल x की वैल्यू 0 है, मेरा एक भी बल्ब खराब नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ n कितना है मेरा 5c0, p की वैल्यू है 0.05, x की वैल्यू 0, q की वैल्यू मैंने निकाल ली है 0.95 और n माइनस x, n कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे n 5 है, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूंगी, NC0 का आंसर 1 आता है,
ये एक 1, उसके बाद में दूसरा भी ये 1 ही है, तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 0.95 रेज़ टू 5। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, आउट ऑफ 5 बल्ब्स नॉट मोर देन वन बल्ब, नॉट मोर देन वन बल्ब will fuse after 150 days of use. Not more than 1 मतलब 2, 1 से ज़्यादा बल्ब मेरा फ्यूज नहीं होना चाहिए। Not more than 1, 1 से ज़्यादा नहीं मतलब 1 से लेस, ठीक है। Not more than 1, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब 1 से कम हो सकता है, 1 से कम हो सकता है या 1 के इक्वल हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, नॉट मोर देन 1, यानी 1 हुआ तो चलेगा, लेकिन 1 पे अगर बल्ब फ्यूज नहीं होता है, 0 बल्ब फ्यूज होता है और अच्छी बात है। तो हमारे पास में क्या है, रैंडम वेरिएबल x क्या है मेरा, लेस देन और इक्वल टू 1 है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिखने के 2 चांसेस है, 2 तरीके हैं। देखो लेस देन और इक्वल टू 1 है ना, तो x से 1 से छोटे 2 नंबर्स आएंगे, 0 मेरा बल्ब फ्यूज हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, या तो मेरा एक ही बल्ब फ्यूज हो गया। ओके, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज मैंने ले ली है। x इज इक्वल टू 0, इसका आंसर अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 ये रहा, आप देख के यहीं से लिख लीजिए 0.95 रेज़ टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 1, ये हमको करना पड़ेगा, ये मैंने किया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यही अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला NCX वाला। इसमें मेरा n कितना है 5C1, p की वैल्यू है 0.05 रेज़ टू 1 और q की वैल्यू है 0.95, 5 में से 1 गए, ये हो गया 4, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, दोनों टर्म्स में से कॉमन है 0.95 रेज़ टू 4, तो यहाँ से एक बार 0.95 बच गया, 5C1 का आंसर 5 होता है, 0.05 इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा इसमें ऐड करेंगे, लेकिन ये 0.95 या 0.9 रेज़ टू 4 ऐसे जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको हमको टच नहीं करना है, उनको वैसे ही रखना है। प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा 0.25 और इनके एडिशन के बाद मुझे मिलेगा ये 5 5 10 9 1.20 इंटू 0.95 रेज़ टू 4, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 1.2 हो गया इन दोनों को ऐड करके, और ये 0.95 रेज़ टू 4, ये मैं ऐसे ही रखूंगी, मैं इसको कुछ भी नहीं करने वाली, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे है मोर देन 1, एक से ज्यादा बल्ब मेरे फ्यूज होना ही चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा बल्ब को खराब होना ही है, तो इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से करना ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए एक से ज्यादा बल्ब को खराब होना है, एक से ज्यादा बल्ब मतलब 2 खराब हो सकते हैं, 3 खराब हो सकते हैं, 4 खराब हो सकते हैं, 5 खराब हो सकते हैं, क्योंकि मैंने टोटल 5 बल्ब लिए हुए हैं, तो उतना मैं अगर डायरेक्ट वे से करने जाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, मतलब ये जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, ये वाला बाइनोमियल का जो मेन फॉर्मूला हमारा होता है, वो मुझे 4 बार इधर लिख के करना पड़ेगा, तो ये कोई इजी नहीं होने वाला है। इसके लिए आप ऐसे केसेस में जहाँ पे ज्यादा बार फॉर्मूले यूज होंगे, आप कॉम्प्लीमेंट्री मेथड सोचने का, क्योंकि उसमें क्या होगा, देखो अब यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड सोचा है, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड में हमेशा हम लोग 1 में से माइनस करते हैं, इसका अपोजिट जो यहाँ पे लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 ना, तो मैं लिखूंगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये मैंने इसका अपोजिट यहाँ पे सोचा है, लिया है, तो अब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर
ग्रेटर देन 1 का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 में क्या आएगा? देखिए यही पार्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो हम लोग 3 के लिए 2 की हेल्प लेंगे। ये मेरा 3 है, हाँ ये 3 है। मेरे ख्याल से उतना नहीं दिख रहा होगा, मैं उतना रब करके फिर लिख देती हूँ। ये नहीं दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो में, तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। ये हो गया 3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। 1 माइनस, ये मैंने x ग्रेटर देन 1 था तो उसका अपोजिट सोचा लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे इक्वल टू की पॉसिबिलिटी नहीं थी तो इस तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, 1 माइनस, ये पार्ट मैंने अभी सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व किया होगा, तो मैं वहां से कॉपी कर लूंगी। 1.2 इंटू 0.95 रेज़ टू 4। बस मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगी, मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ एटलीस्ट 1 बल्ब विल फ्यूज, कम से कम 1 बल्ब विल फ्यूज, कम से कम एक बल्ब को तो फ्यूज होना ही चाहिए, कम से कम एक, मतलब कम से कम एक बल्ब, तो 2 हुआ तो और अच्छा है। एटलीस्ट मोर देन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ एटलीस्ट 1 बल्ब विल फ्यूज, क्या चांस है कि एक बल्ब मेरा फ्यूज होगा। एटलीस्ट 1 बल्ब मतलब कम से कम एक, कम से कम एक मतलब क्या, ज्यादा हो सकता है ना, एक से कम नहीं हो सकता। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कम से कम एक बल्ब मेरा फ्यूज होगा, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 बल्ब भी हो सकता है, 3 बल्ब भी हो सकता है, 4 बल्ब भी हो सकता है, 5 के 5 बल्ब भी हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1। देखिए अगर मैं ये डायरेक्ट सॉल्व करने जाती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब मेरा एक बल्ब खराब हो रहा है, क्या चांस है कि एक बल्ब, कम से कम एक बल्ब खराब हो रहा है, कम से कम एक बल्ब, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कितने केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर मैंने डायरेक्ट किया तो इतने सब नहीं, एक और भी, मतलब 1 वाला भी, क्योंकि इक्वल टू 1 भी है इधर, है ना। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मेथड इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। आपको समझ में आना चाहिए कब कैसे कौन सा मेथड अप्लाई करें, और ज्यादातर ग्रेट एटलीस्ट वगैरह में हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लेते हैं। देखिए फिर मैंने इसका अपोजिट यहाँ पे सोचा है, x ग्रेटर देन 1 था ना, तो मैंने लेस देन 1 लिया है, और इक्वल टू की पॉसिबिलिटी इस तरफ थी तो इधर नहीं आई है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 मतलब क्या, 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या होगा, 0। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो मैं उसकी हेल्प लूंगी, मतलब मेरा आंसर ये होने वाला है, ये होगा मेरा आंसर 1 माइनस 0.95 और ये होल रेज़ टू 5। बस यहाँ पे मैं अपने आंसर को और सिंप्लीफाई नहीं करने वाली, यही मेरा आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट ज्यादा भी लिख दिया है। क्या है, एक बैग है मेरे पास जिसमें 10 बॉल्स हैं, वो 10 बॉल्स को मैंने मार्किंग की हुई है 0, 1, 2, 3 से 9 तक का, ठीक है। ऐसे 0 to 9 10 डिजिट्स हो गई है, और ये 10 बॉल हो गए जो कि बैग में रखे हुए हैं, और मैं बॉल निकाल रही हूँ, एट अ टाइम 1 बॉल ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट में कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, 4। तो 4 बॉल्स मैंने निकाली, एक टाइम में बैग में से एक बॉल निकालती हूँ, मतलब 4 बॉल्स मैं निकालती हूँ वन आफ्टर द अदर सक्सेसिवली। हाँ, विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या, मैं जो बॉल निकालती हूँ वो बॉल मैं दोबारा से रख भी देती हूँ। फिर उसके बाद एक बार एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, पूरे 10 बॉल्स के साथ दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और उसके बाद वो डिजिट नोट करने के बाद दोबारा से वो बॉल भी डाल देती हूँ। उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल हमने फर्स्ट टाइम निकाला वो बॉल दोबारा से रख भी दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। 4 मरतबा ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद चारों में से एक भी बार मुझे 0 वाला बॉल नहीं मिलना चाहिए, इसकी चांसेस क्या है, ठीक है।
क्वेश्चन क्लियर बेटा? अब हम लोग पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ गेटिंग बॉल marked with 0. Let x denote the number of times getting a ball marked with 0. 0 मार्किंग वाला जो बॉल है वो निकालने का कितना चांसेस है और कितनी बार मेरे हाथ में आता है उसको मैंने x लिया हुआ है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल marked with digit 0, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया मेरा, है ना। तो इतना ऐसा आने का चांस कितना है, पूरे 10 बॉल है मेरे पास, 10 में सिर्फ एक बॉल पे 0 वाला डिजिट लिखा हुआ है, तो ये 1/10 आ गई, ठीक है। एक बॉल है जिसपे 0 डिजिट मार्क है और टोटल मेरे पास 10 बॉल है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें P मेरे पास 1/10 है, तो Q निकाल लूंगी। Q कैसे निकालती हूँ मैं, 1 - P दैट इज इक्वल टू 1 - 1/10 एंड दैट इज इक्वल टू 9/10। ये मेरी Q की वैल्यू हो गई। X P Q निकालने के बाद हमेशा मैं n लिखती हूँ, तो n इक्वल टू 4 टाइम्स मैं ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रही हूँ। X फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, p। X follows binomial distribution with 4, 1/10 इस तरह से। अब उसके बाद में मैं क्या लिखूंगी, तब एक बार फॉर्मूला है ना, एक बार क्वेश्चन में मेरा फॉर्मूला दिखना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, क्या आएगा मेरा, अच्छा फॉर्मूला लिख रही थी ना मैं, फॉर्मूला लिख रही थी, तो फॉर्मूला क्या है, NCX T⁻x Q⁻n-x। ओके, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा मेरा इतने में। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि 0 दिया हुआ है ना, 0 वाला बॉल हमारे पास आना ही नहीं चाहिए, मतलब आने के चांसेस उसके 0 है, निकलना ही नहीं चाहिए 0 डिजिट वाला बॉल। तो ये n कितना है मेरा, 4C0, P कितना है 1/10 और ये 9/10 मेरे Q की वैल्यू है, और 9/10 के ऊपर क्या लिखना है मुझे, n - x मतलब कितना, 4 - 0, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होता है, इसका भी 1 होता है, आपका आंसर आ गया 9/10⁴। और प्रोबेबिलिटी दैट none is marked with the digit 0 ball, probability that no ball will come while performing 4 times this experiment with the digit 0 is 9/10⁴, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हमको, 5 क्वेश्चंस है टोटल, और हर क्वेश्चन के 3 आंसर्स है। 3 आंसर्स में से कोई एक ही करेक्ट होगा, तो इस तरह से हम मल्टीपल चॉइस पेपर दे रहे हैं, जिसमें हमको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। और इसने कुछ पढ़ाई की नहीं है, ये ऐसे ही पेपर देने चला गया और ये सिर्फ गेस करके अपने आंसर्स करेक्ट कर रहा है। तो हमको बताना है कि क्या चांसेस है कि सिर्फ गेस करके ही ये 4 या उससे ज्यादा आंसर्स करेक्ट लेकर आ जाएगा, है ना, क्या चांसेस है। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में जिस तरह हम डिफाइन करते हैं हमारा रैंडम वेरिएबल x, तो मैं x क्या लूंगी, लेट x नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग करेक्ट आंसर, कितनी बार उसको करेक्ट आंसर मिल रहा है, ठीक, करेक्ट आंसर, दैट इज योर x। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप चाहिए तो यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, सिंस ओनली वन ऑफ द 3 आंसर इज करेक्ट, वन ऑफ द आंसर इज करेक्ट विद द 3 ऑप्शंस, सिंस ओनली
one answer is correct. One answer is correct with 3 options, huh? With 3 options. With 3 options. Therefore, probability of getting right answer, correct answer. Therefore, probability of getting correct answer आने का probability क्या है? Probability of getting correct answer आपका कैसे आएगा? आपके पास में 3 ऑप्शंस है, 3 में से कोई एक ही करेक्ट होता है, ठीक है, एक आंसर करेक्ट होता है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब हम क्यू निकाल लेंगे, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, therefore Q इक्वल टू 1 माइनस 1/3, इस तरह से ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब N, कितनी बार मैं इस तरह से टिक करने का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, 3 में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है, फिर 3 में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है, इस तरह एक्सपेरिमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ 5 टाइम्स, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन 5 है। X follows binomial distribution with parameter n, p. X follows binomial distribution with 5, 1/3. Sorry, this is 1/3. अब यहाँ पे the probability mass function of X is given by, एक बार हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने इसी मेथड से, इसी फॉर्मेट से किए हैं, NCX P⁻x Q⁻n-x, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं सॉल्व कर लेती हूँ। वो क्या निकालना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, सिर्फ गेस करके उसको ज्यादा 4 से ज्यादा आंसर करेक्ट चाहिए, तो हम पहले वही लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर बाय गेसिंग, सिर्फ गेस करके, पढ़ना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी 2 चांसेस है, आपके 4 आंसर्स करेक्ट आएंगे सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन, या 5 के 5 भी करेक्ट आ सकते हैं सिर्फ गेस करने पर। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे ले लेती हूँ NCX होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NCX, n मेरा कितना है 5, 5C4P, P की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3⁴, और ये हो गया मेरा 2/3, 2/3⁴, या तो फिर 5C5, ये वाला इसका, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 के लिए लिख रही हूँ मैं, 5C5 1/3⁵, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3�0। अब देखिए 5C4, इसका आंसर क्या होता है 5 होता है, और यहाँ पे 2:1 है, मतलब वो 2 आ जाएगा, 1:4 तो 1 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3:4, और ये 3 के ऊपर जो 1 है दोनों को ऐड करके मैं 3:5 ले लेती हूँ, ठीक है, प्लस 5C5 का आंसर 1 होता है, और ये हो गया 1/5 मतलब 1, और ये 3:5 और ये भी 1, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3:5, तो मैं ये 3:5 लिख दे रही हूँ, ये हो गया मेरा 10, यहाँ से 5 2s are 10 प्लस 1, तो ये आंसर आ गया मेरा 11/3:5 कितना होता है 243 होता है ना, 243, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इसका। नहीं दिख रहा होगा इधर, तो मैं एक बार इधर भी लिख देती हूँ 11/243, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का कि जस्ट बाय गेसिंग ही इज करेक्ट राइटिंग गेटिंग 4 और 8। हम देख लेते हैं, अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, 50 लॉटरीज की अलग अलग जगह खरीदता है वो टिकट्स, हाँ 50 लॉटरीज मतलब अलग अलग जगह 50 मरतबा, या ये कह सकते हैं हम लोग 50 मरतबा वो अपनी लॉटरी की टिकट खरीदा है, जिसमें उसके जीतने के चांस कितने हैं 1% ओनली। हमको बताना है कि कितनी बार 50 मरतबा टिकट खरीदा है ना,
50 मरतबा टिकट खरीदने में वो कम से कम एक बार तो जीतेगा ही, कम से कम एक बार, और एग्जैक्टली एक बार या तो कम से कम 2 बार। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा रैंडम वेरिएबल x। लेट x डिनोट number of times let x denote the number of times he win a prize or he wins a lottery okay। x मैंने क्या लिया, कितनी बार वो अपना लॉटरी का टिकट जीतता है। उसके बाद में मैं क्या ले लूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability of success, probability of winning a lottery, it is given in the question। ये probability of success है, तो ये आ जाएगा आपका 1/100। तो अगर आपको p पता है तो आप q मालूम कर सकते हैं 1 माइनस p करके, 1 माइनस 1/100, तो ये आ जाएगा आपका 99/100 इस तरह से। अब उसके बाद में x p q आने के बाद हमेशा हम अपना n करते थे, तो n यहाँ पे 50 है। रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n कॉमा p, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 50 कॉमा 1/100, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख दूंगी, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय probability of capital X is equal to small x, फॉर्मूला है मेरा NCx p raised to x q raised to n minus x। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एटलीस्ट वंस जो पर्सन है वो कम से कम एक बार उसने जीतना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कम से कम एक बार जीतना चाहिए, मतलब ज्यादा बार जीतेगा तो अच्छी बात है, 2 बार जीतता है अच्छी बात है, 3 बार जीतेगा और खुश होएगा, 4 मरतबा जीतेगा तो और खुश हो जाएगा। तो अगेन देखो 4 बार 5 बार 6 बार ऐसे 50 बार उसने टिकट परचेस किया है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालने जाऊं तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो हम लोग इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। x ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो मैं क्या लूंगी, x इज लेस देन 1। देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि इधर है, इधर इक्वल टू है तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1 का क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 माइनस x 0, मतलब आपको ये फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी के इस फॉर्मूले में x के प्लेस पे मुझे 0 रखना है। तो मैं यहाँ रखूंगी 50c0, p है मेरा 1/100, 1/100 रेज़ टू 0, और ये 99/100 रेज़ टू 50, इस तरह से। ठीक है, तो ये 1 माइनस 50c0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है, इसका भी 1 आता है, और ये हो जाएगा मेरा 99/100 रेज़ टू 50 ऐसे ही। तो 1 माइनस 99/100 रेज़ टू 50 हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एग्जैक्टली वंस, एक बार तो उसने जीतना चाहिए, एक बार जीतना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ मैं, 50c1, p है मेरा 1/100 रेज़ टू ये 1 आ जाएगा, और q है मेरा 99/100 रेज़ टू 50 में से 1 गए, इधर आ जाएगा 49। 50c1 का आंसर 50 आता है, 50 इंटू, अब देखिए ये कैसे होगा, 99 के ऊपर इंडेक्स तो आप 49 रखेंगे, यहाँ से 49 इंडेक्स और ये 100 एक मिलके 100 के ऊपर जो पावर आएगा वो आएगा 50। ठीक है, 50 हो जाएगा। तो इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे, काफ़ी बड़े नंबर से। अब उसके बाद थर्ड बिट देख लेती हूँ, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम वो 2 बार जीतना चाहिए, कम से कम उसमें 2 बार जीतना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा बार। तो हम लोग इसमें अगर फिर डायरेक्ट मेथड करेंगे तो 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25 इतनी बार उसने जीता,
तो डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2। अगेन आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ इक्वल था तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। x लेस देन 2 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 या तो x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या बेनिफिट है कि x इज इक्वल टू 0 का आंसर है मेरे पास ले रहा 1 माइनस 99 1 माइनस 99 अपॉन 100 रेस टू 50, ये ऐसे आ गया प्लस, और x इज इक्वल टू 1 का ये है मेरे पास में 50 इंटू 99 रेस टू 49 अपॉन 100 रेस टू 50, ये ऐसे आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये 1 माइनस और ये 1 माइनस से जब मैं ओपन करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ से जब ये 1 माइनस से ओपन करूँगी तो ये 1 माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, 99 रेस टू 50 है ये, और ये 100 रेस टू 50 है, प्लस 50 इंटू 99 रेस टू 49 अपॉन 50 रेस टू 40, सॉरी 50 नहीं है 100 रेस टू 50, क्या लिख रही हूँ ओके। ये 1 माइनस कैंसिल हो गया। अब आप कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, कुछ तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल रही हूँ 99 रेस टू, थोड़ा इधर से लिख लूँ क्योंकि कैमरे में कई बार कट हो जाता है, मैं बाद में जब चेक करती हूँ तो दिखता नहीं है, तो इसके लिए मैं अभी से इस बात का ध्यान रखती हूँ बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट। 99 रेस टू 49 मैंने कॉमन निकाला है, यहाँ से डिनोमिनेटर में से 100 रेस टू 50 कॉमन निकाल लेती हूँ, क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे एक बार 99 प्लस यहाँ से बचेगा 50, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 99 रेस टू 49 रहने देंगे, 100 रेस टू 50 भी रहने देंगे, इसको हम नहीं कुछ कर सकते, काफ़ी बड़े नंबर्स है ये, और इन लोग दोनों को मैं ऐड कर लूँगी तो ये हो जाएगा 9 और ये 149। तो ये आपका फाइनल आंसर है, और यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया।